हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। दोस्तों, जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इनकम टैक्स में कोई भी पर्सन जो इंडिया में इनकम अर्न करता है उसकी इनकम 5 सोर्सेस से हो सकती है और इन सोर्सेस को हम अपने पास बुलाते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। और जैसा कि आप लोग से बार बार ये बात होती ही है, ये हेड्स कौन कौन से हैं? पहला हेड है इनकम अंडर द हेड सैलरी। मतलब आप इंडिया में जब इनकम टैक्स देते हैं तो आपकी इनकम सैलरी से हो सकती है, आप जॉब करके पैसे कमा सकते हैं। दूसरा हेड है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आप पैसा कमा सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी से, मतलब रेंटल इनकम। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिल्डिंग किराए पर देकर उससे पैसे कमा सकते हैं। तीसरा इनकम हो सकती है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। दोस्तों, पीजीबीपी का मतलब होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आप इनकम कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपको गेन हो सकता है फायदा, या तो बिजनेस से या प्रोफेशन से, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पीजीबीपी। इसी तरह से आपको इनकम हो सकती है दोस्तों कैपिटल गेन्स से, जो आज की क्लास में हम अपने पास पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट सोर्स हमारे पास होता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। आप अदर सोर्सेस से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी हेड पर, किसी भी इनकम के सोर्स पर टैक्स लगाने से पहले हम उसे 5 हेड्स में बांटते हैं और ये हेड्स इनकम टैक्स में डिफाइंड हैं। जैसे हमने कहा कि सैलरी इनकम पे आपको टैक्स देना होगा, तो सवाल ये उठता है सैलरी किसे कहते हैं? यह बात इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15 में बताई गई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। बिल्कुल इसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, यह बात इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 22 में डिफाइंड है। दोस्तों, किसी भी हेड में किसी भी इनकम पर टैक्स लगाने से पहले इनकम टैक्स उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करता है और यह डिफाइन करने वाले सेक्शन को कहा जाता है बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज मतलब हम इनकम टैक्स एक्ट में यह बात बताते हैं, इस बात को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इस हेड में कौन कौन सी इनकम्स को कवर किया जाएगा। तो जैसे हमने कहा सैलरी, तो सवाल ये उठता है व्हाट इज सैलरी, ये हमने डिफाइन कर दिया। हाउस प्रॉपर्टी, तो व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी, ये हमने डिफाइन कर दिया। इसी तरह से पीजीबीपी के बारे में बताया गया है सेक्शन 28 में। कैपिटल गेन्स सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है और अदर सोर्सेज के बारे में सेक्शन 56 में बताया गया है। इसे बेसिस ऑफ चार्ज कहते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो ये कैपिटल गेन्स में कौन सी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा? जैसे भी मैंने आपको बताया, ये बात इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में
इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन करता है। और ये कहता है सर, एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट is taxable under the head capital gains. In the year in which such transfer took place। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ, अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है, कोई गेन होता है, कोई भी फायदा, किससे? ट्रांसफर से। ट्रांसफर मतलब आप समझने के लिए कह सकते हैं बेचना, सेल करना। किस चीज की सेल दोस्तों? कैपिटल एसेट की सेल। कैपिटल एसेट। अगर आप एसेट बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे तो एसेट को बेचकर होने वाली इनकम कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल की जाएगी। इस टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। इस पर कैपिटल गेन में टैक्स लगाया जाएगा। कब? इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल में यह एसेट ट्रांसफर किया जाएगा उस साल में टैक्स लगाया जाएगा। दोस्तों, कैपिटल गेन में इनकम का टैक्सेबल होने की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में हमें बताए गए हैं जब कैपिटल गेन की इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाता। ये कौन से केसेस होते हैं? अनलेस सच कैपिटल गेन is exempt under section 54, 54B एटसेट्रा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कैपिटल गेन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54, सेक्शन 54B के तहत एग्जम्प्ट हो। अगर ये कैपिटल गेन इन सेक्शंस में एग्जम्प्ट हो जाए तो फिर इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी हम अपने पास इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एग्जम्पशन की बात नहीं करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर के बिल्कुल एंड में। बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो होगा सेक्शंस की सीरीज में, वो हमारे पास एग्जम्पशन का सेक्शन होगा। दोस्तों, कैपिटल गेन स्टार्ट होता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 से और एंड होता है सेक्शन 55 कैपिटल ए पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सीरीज में लगभग 11 सेक्शंस हमारे पास कैपिटल गेन के हैं। 11, 45 से 55 तक, बीच में काफी और ढेर सारे सेक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हमें 54 चैप्टर के एंड में डिस्कस करना होगा। अभी हम सेक्शन 45(1) पर हैं, तो हम इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम सबसे पहले टैक्स की कंप्यूटेशन सीखेंगे। जब इनकम निकालनी आ जाएगी, एग्जम्पशन तो बाद में देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम कोई चर्चा नहीं करेंगे सेक्शन 54 की, 54B की। अभी हमारा फोकस ये है कि कैपिटल गेन में इनकम पर टैक्स कब लगाया जाएगा। और दोस्तों, उसके लिए हमने 2 शर्तें पढ़ी। कैपिटल गेन में इनकम के टैक्सेबल होने की 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस। और ये 2 कंडीशंस क्या हैं बताइए? पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट होगा तभी इनकम कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल होगी। अगर कैपिटल एसेट नहीं होगा तो इनकम कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। तो देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट।
और बस इससे बात नहीं बनेगी, सिर्फ साथ में एक चीज और है जो हमें चाहिए दोस्तों, वो है ट्रांसफर। जैसे कि मैंने अभी कहा, समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, ट्रांसफर का मतलब होता है सेल। ऐसे में हमारे पास कैपिटल एसेट को जब बेचा जाता है तो इनकम कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी इनकम पर टैक्स लगाने की बात करते हैं तो हमारे चैप्टर की शुरुआत, हमारी बात की शुरुआत 3 बातों से होती है दोस्तों। सबसे पहला, बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब होता है इस पर्टिकुलर हेड में कौन सी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। मैंने आपको बता दिया, कैपिटल गेन्स में इनकम का टैक्सेबल होने की कंडीशन यह है कि देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट एंड देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर। यह हो गया हमारा बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा सवाल वो होता है दोस्तों मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आप इस इनकम पर कब टैक्स लगाएंगे? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जूनियर लेवल पर 11th-12th अकाउंट्स में, फाउंडेशन लेवल पर अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट्स में इनकम पे टैक्स लगाने के 2 मेथड्स होते हैं। इनकम को इनकम मानने के लिए आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं, आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं। कैश बेसिस का मतलब होता है जब पैसा रिसीव होगा तो उसे इनकम माना जाएगा। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि इनकम को इनकम रिसीट बेसिस पर नहीं माना जाएगा, बल्कि तब माना जाएगा जब आपने उसे अर्न किया, पैसे मिले या ना मिले। मैंने अपनी दुकान पर 5 लाख का माल बेचा, पैसे नहीं आए, उधार पर बेचा है, एक्रूअल बेसिस कहता है सर कोई बात नहीं, सामान बेच दिया ना, इनकम हो गई। तो हमारे पास दूसरा सवाल होता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरा सवाल होता है मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। इनकम निकालेंगे कैसे आप? तो कैपिटल गेन की इनकम कैलकुलेट कैसे होगी? यह इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन किया है, हम बात करेंगे इस पर। अभी फिलहाल जो हमारा मुद्दा है, पहला मुद्दा, इस इनकम पर हमारे पास कैपिटल गेन में टैक्स कब लगेगा, यह कैपिटल गेन में कब कवर होगी? हमने बेसिस ऑफ चार्ज में डिस्कस कर लिया, इनकम कैपिटल गेन में तब आएगी जब हम कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे। दूसरा सवाल, इस पर्टिकुलर इनकम पर आप टैक्स कौन से बेसिस पे लगाएंगे, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस? तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इस सवाल का जवाब सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 आपको ऑलरेडी दे चुका है। हमने कहा हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर took place, year in which such transfer took place, in the year of transfer। दोस्तों सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं इनकम टैक्स एक्रूअल बेसिस पे टैक्स लगाने की बात कर रहा है। पैसे मिलें या ना मिलें, whether money is received or not is irrelevant। यह बात irrelevant है कि आपको पैसा मिला या आपको पैसा नहीं मिला। अहम बात यह है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने एसेट बेचा या नहीं बेचा। ईयर ऑफ ट्रांसफर दोस्तों, ईयर ऑफ ट्रांसफर। आइए इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने एक एसेट बेचा, फिफ्थ अप्रैल 2019 को। लेकिन दोस्तों जो पैसे हैं ना वो हम पहले ही ले चुके थे।
पैसे ले लिए थे हमने 28 मार्च 2019 को। मतलब अगर आप ध्यान से देखें, ये ईयर है 2019-20 और ये ईयर है 2018-19। तो सवाल ये उठता है, इन पैसों को टैक्सेबल कब किया जाएगा? तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, हमें पैसे कब मिले ये बात अहम नहीं है। अहम यह है कि एसेट कब बेचा गया, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको टैक्सेबल किया जाएगा इन प्रीवियस ईयर 2019-20। 19-20 में इसके ऊपर टैक्स लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से हम कह सकते हैं, हमने एसेट बेचा 25 मार्च 2020 को और पैसे, दोस्तों पैसे मिले 2 अप्रैल 2020 को। अब टैक्स कब लगाएं? ध्यान से देखिए, यह है 2019-20 और यह है 2020-21। दोस्तों टैक्सेबल करने के लिए पैसों का मिलना अहम नहीं है। आप 10 साल तक पैसे ना लें, इररेलेवेंट, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपने एसेट बेच दिया, हमें टैक्स चाहिए। 2019-20 में आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। पैसे कब मिले, इट इज इररेलेवेंट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास 2019-20 में यह अमाउंट टैक्सेबल किया जाएगा। तो एक बार दोबारा से देखिए, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 बेसिस ऑफ चार्ज है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स का, और यह कहता है कि हमारे पास कैपिटल गेन में इनकम को टैक्सेबल होने के लिए एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। बस दोस्तों, हमारे पास कैपिटल गेन में इनकम के टैक्सेबल होने की दो कंडीशंस आ गई। देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट एंड देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर। कैपिटल एसेट होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो इनकम पर कैपिटल गेन में टैक्स लगाया जाएगा। अब आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि सर बार बार कह रहे हैं कैपिटल एसेट कैपिटल एसेट, आखिर ये कैपिटल एसेट होता क्या है? तो आइए दोस्तों, इनकम टैक्स कहीं भी आपको कोई बात सोचने के लिए नहीं छोड़ता, हर चीज का हमारे पास जवाब है। तो कैपिटल एसेट कहते किसे हैं? यह बात इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में डिफाइन की गई है। तो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 हमें बताया गया है कि कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपके माइंड में सवाल ये आ सकता है कि कैपिटल एसेट कहते किसे हैं। कैपिटल एसेट का मीनिंग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन करता है। अब ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट के मीनिंग में क्या बताया गया है? अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में अलग अलग बातें कैपिटल एसेट के मीनिंग को लेकर आ रही होंगी। जैसे हमने कहा जी कैपिटल एसेट, तो आप हो सकता है सोचें कैपिटल एसेट का मतलब है बड़ी बड़ी मशीनें, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में बेसिक लेवल पर, अकाउंट्स में जूनियर लेवल पर एसेट्स की कैटेगरीज पढ़ी होंगी। एज पर अकाउंटिंग, ऐसे एसेट्स जो लंबे टाइम के लिए चलने वाले होते हैं, इनको अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट्स का नाम दिया जाता था। दोस्तों, हम फिक्स्ड एसेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल एसेट्स की। तो सवाल ये उठता है कि भैया कैपिटल एसेट क्या होते हैं? क्या फिक्स्ड एसेट कैपिटल एसेट होते हैं? तो नहीं, हम फिक्स्ड एसेट की बात नहीं कर रहे, हम तो कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह के आपके माइंड में आ सकता है कि भाई
कैपिटल एसेट मतलब वो एसेट जो हमारे बिजनेस में यूज होते हैं। तो दोस्तों अगर हमने कहा कि हम सिर्फ बिजनेस में यूज होने वाले एसेट्स पे टैक्स लगाने जा रहे हैं तो मेरे तो मजे आ जाएंगे। मैं तो हर वो चीज जिसको मैं बेचना चाहूंगा पहले उठा के घर ले आऊंगा और घर पर लाकर कहूंगा देखो ये तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, और फिर मैं उसको बेचूंगा। तो क्या इनकम टैक्स वाले मुझे छोड़ देंगे? क्या सिर्फ फिक्स एसेट पर टैक्स लेंगे, करंट एसेट पर टैक्स नहीं लेंगे? बिजनेस के एसेट्स पर टैक्स लेंगे, घर के एसेट पर टैक्स नहीं लेंगे? ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों इनकम टैक्स ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कैपिटल एसेट को बहुत डिटेल में डिफाइन किया और बहुत ज्यादा कवरेज की इन एसेट्स की। जैसे अगर हम बात करें अपने पास सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 की, तो यह हमें बताता है कि हमारे पास कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। और कैपिटल एसेट को डिफाइन करते हुए यह कहता है सर, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि जी ये प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? क्या प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन जायदाद को प्रॉपर्टी कहते हैं? तो नहीं दोस्तों, प्रॉपर्टी का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी सोल्ड। हर वो चीज जिसको आप बेच सकते हैं वो आपके लिए आपका कैपिटल एसेट मानी जाएगी। एनीथिंग विच कैन बी सोल्ड इज अ कैपिटल एसेट। हर वो चीज जो आप बेच सकते हैं, तो आप क्या क्या बेच सकते हैं? इट मे बी अ फिक्स्ड एसेट, दोस्तों ये एक फिक्स्ड एसेट हो सकता है। फिक्स्ड एसेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर। आप कोई प्लांट एंड मशीनरी बेचिए, आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, क्या आप किसी करंट एसेट को बेच नहीं सकते? दोस्तों बेचा तो करंट एसेट भी जा सकता है। मान लीजिए मेरे पास कोई छोटा एसेट है और मैंने बेच दिया। कोई ऐसा एसेट जो 2-3 महीने पहले खरीदा था, मैंने बेच दिया। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, आपको हर एसेट पे टैक्स देना पड़ेगा। आप जिस एसेट को बेच रहे हैं वो कैपिटल एसेट भी हो सकता है, अब वो फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, वो करंट एसेट भी हो सकता है। अगर आप इसको बेचेंगे, आपको इसके ऊपर होने वाले प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स में टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों, हो सकता है। इट मे बी अ टेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट। यह एसेट टेंजिबल भी हो सकता है, यह एसेट इनटेंजिबल भी हो सकता है। नॉट एन इशू। एसेट टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, यह हमारे पास कैपिटल गेन में कवर किया जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बट इट डज नॉट इंक्लूड्स दोस्तों, इसमें सब कुछ आता है, बट इसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आते। फिक्टिशियस एसेट्स, अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? दोस्तों अगेन, आपने फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फिक्टिशियस दोस्तों, ये वर्ड फिक्टिशियस
इंग्लिश के एक वर्ड से बना है, फिक्शन। फिक्शन फिक्शन मतलब दोस्तों, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक। मतलब वो चीजें जो सचमुच में एग्जिस्ट नहीं करती, जो हमारी कल्पना में होती हैं, जिसको हम सोचते हैं कि हां ऐसा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे कई बार हम मूवीज देखते देखते उसके अंदर इतना खो जाते हैं, टीवी सीरियल्स देखते देखते हमें ऐसा लगता है जैसे ये तो सचमुच में हो रहा है। हैरी पॉटर झाड़ू पे बैठकर उड़ते हुए जा रहे हैं, अचानक से गिर गए और बस दर्शकों के दिल की धड़कनें रुक गई कि ओहो चोट तो नहीं लगी। दोस्तों, ऐसा सच में नहीं हो रहा होता, ये तो कल्पना होती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक्चुअली एसेट नहीं होते। हम बस कल्पना करते हैं, सोचते हैं इमेजिनेशन में कि इसको एसेट मान लिया जाए। दोस्तों, ये एसेट एक्चुअली एसेट नहीं होते, बल्कि हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। ये हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉट येट रिटर्न ऑफ हो। ये वो खर्चे हैं जिनको भी हमने राइट ऑफ नहीं किया, अपनी किताबों में से हटाया नहीं है। जैसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, जब हम किसी कंपनी को बनाते हैं तो उसके इनकॉर्पोरेशन पर जो खर्चा किया जाता है उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। मान लीजिए हमने एक कंपनी को बनाने में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किया 50 लाख रुपए का। नई नई कंपनी, 50 लाख का खर्चा। अगर इस खर्चे को हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया तो कंपनी तो शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगी। अभी कोई इनकम नहीं हो रही और हमने 50 लाख का खर्चा पीएनएल में डेबिट करा दिया, तो कंपनीज इन खर्चों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 करके अपने पीएनएल में दिखाती है। मान लीजिए 50 लाख में से कंपनी ने 10 लाख रुपए करंट ईयर में पीएनएल में डेबिट करा दिए। अब सवाल यह उठता है, बाकी के 40 लाख का क्या होगा? दोस्तों, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ये बचे हुए 40 लाख रुपए हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स साइड पर दिखा देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यह पूछना चाहता था, क्या ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो अभी पीएनएल में नहीं दिखाए गए हैं, क्या हमारा एसेट है क्या? तो सवाल का जवाब यह है कि इट इज नॉट एन एसेट। यह एसेट नहीं है, बल्कि यह तो हमारा वो खर्चा है जिसको अभी हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया है। ऐसे में इस तरह के जो एसेट्स हैं, जो हमारे पास बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आ तो रहे हैं लेकिन एसेट है नहीं, इन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहा जाता है। इन्हें फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है। दोस्तों, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पर दिखाए जरूर जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये एसेट नहीं है। और क्योंकि ये एसेट नहीं है, इसलिए इनको बेचा नहीं जा सकता, और जिसको बेचा नहीं जा सकता उस पर फायदा कैसे हो सकता है? इसीलिए फिक्टिशियस एसेट कैपिटल एसेट की कैटेगरी में कवर नहीं होते। तो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएंगे। तो बाय चांस अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट में, अगर किसी एसएससी की बैलेंस शीट में कोई भी फिक्टिशियस एसेट आ रहा है, आप इस फिक्टिशियस एसेट को कैपिटल एसेट की कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फिर से हम अपने पुराने सवाल पर आते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डिफाइन करता है मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट, और ये कहता है सर
कैपिटल एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। और प्रॉपर्टी को हमने कैसे डिफाइन किया? हमने कहा सर हर वो चीज जो बेची जा सकती है वो कैपिटल एसेट है। ये फिक्स एसेट भी हो सकती है, करंट एसेट भी हो सकती है, ये टेंजिबल एसेट भी हो सकती है, इंटेंजिबल एसेट भी हो सकती है। ऐसे में ये एसेट हमारे पास टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, फिक्स्ड हो या करंट, कैपिटल एसेट के मीनिंग में कवर होगा। बस ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होना चाहिए। दोस्तों एसेट बड़े से बड़ा हो सकता है, महंगे से महंगा। एक आदमी के पास एक बिल्डिंग है करोड़ों रुपए की, ये भी एक हमारे लिए कैपिटल एसेट है। और उसके पास मान लीजिए एक छोटा सा एसेट है, मान लीजिए मेरे पास कोई बहुत ही छोटा सा सस्ता सा एसेट है, वो भी मेरे लिए एक नॉर्मल कैपिटल एसेट माना जाएगा। एसेट महंगा हो या सस्ता, कैपिटल एसेट माना जाएगा। ठीक है, आपको इसकी सेल पर अगर आपको फायदा हो रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। हर प्रॉफिट जो आपको हो रहा है कैपिटल एसेट की सेल पर, एसेट 100 रुपए का हो या 100 करोड़ रुपए का, यह मैटर नहीं करता, हम अपने पास इस पे टैक्स लगाएंगे। बस वो एसेट फिक्टिशियस एसेट नहीं होना चाहिए। आपके पास मान लीजिए 100 रुपए का एसेट है, आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। आपके पास मान लीजिए एक 100 करोड़ का एसेट है, आपको उसकी सेल पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बस दोस्तों यहां पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम कैपिटल एसेट की कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट हर एसेट के ऊपर टैक्स लगाता है, लेकिन हमने कुछ ऐसे एसेट्स बनाए हैं जिनको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। फॉलोइंग एसेट्स: shall not be treated as कैपिटल एसेट्स। इन एसेट्स को कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों एक्सेप्शंस: फॉलोइंग एसेट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। देखिए ध्यान से समझिए बात को, अगर ये कैपिटल एसेट नहीं है तो जैसा अभी हमने अपने पास डिस्कस किया, कैपिटल गेन में इनकम के टैक्सेबल होने की दो कंडीशन है दोस्तों। देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। अब जिन एसेट्स के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि ये कैपिटल एसेट नहीं होते। और याद रखिएगा, अगर कैपिटल एसेट नहीं होते तो इनकी सेल पर कैपिटल गेन नहीं हो सकता। अब जिन एसेट्स की बात हम करने जा रहे हैं, अगर आपने उनको बेचा तो यह इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहला एसेट स्टॉक इन ट्रेड। पहली एक्सेप्शन जिसको हम अपने पास कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, इट इज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप स्टॉक की सेल करेंगे तो स्टॉक की सेल पर होने वाला प्रॉफिट कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि स्टॉक इन ट्रेड कहते किसे हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने अकाउंट्स में स्टॉक इन ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा, इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा होगा। ये अलग अलग तरह का होता है। हो सकता है आपके पास फिनिश्ड गुड्स हो सकता है आपके पास रॉ मटेरियल हो सकता है आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस हो, कोई दूसरा कंज्यूमेबल आइटम हो, जो आप अपने पास मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं।
ये सब कुछ स्टॉक इन ट्रेड की कैटेगरी में कवर होता है। और याद रखिएगा, स्टॉक को बेचेंगे तो प्रॉफिट कभी भी कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। अब आप पूछेंगे सर कैपिटल गेन में नहीं आएगा तो आएगा कहां पर? तो याद रखिएगा, स्टॉक को बेचना हमारा बिजनेस होता है, और क्योंकि ये हमारा बिजनेस है इसीलिए हम इसको कवर करेंगे अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर आप स्टॉक की सेल करेंगे तो दिस स्टॉक इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। स्टॉक की सेल पर होने वाला प्रॉफिट पीजीबीपी में टैक्सेबल किया जाएगा। अगर आप स्टॉक बेचेंगे तो ये पीजीबीपी है, लेकिन अगर ये आपका स्टॉक नहीं है देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो ये हमारे पास हमारी पहली एक्सेप्शन हो गई हमारे कैपिटल एसेट की। ठीक है, तो अगर आप कैपिटल एसेट बेच रहे हैं तो कैपिटल एसेट की सेल पर होने वाली इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। लेकिन स्टॉक इन ट्रेड क्योंकि कैपिटल एसेट नहीं होता इसलिए इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट एसेट है पर्सनल इफेक्ट्स। अब सवाल ये उठता है कि ये पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं? पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट की कैटेगरी में कवर नहीं किए जाएंगे। तो पर्सनल इफेक्ट कहते किसे हैं? दोस्तों, पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है पर्सनल यूज का सामान। वो चीजें जो कोई भी असेसी अपने पर्सनल यूज में लेता है, इसको हम पर्सनल इफेक्ट कहते हैं। और ये हमारे पास कैपिटल एसेट नहीं होते। इसका मतलब अगर आप इसको बेचेंगे तो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ध्यान से देखिए, जैसे क्या? जैसे अगर मैं अपने पास पर्सनल इफेक्ट्स की बात करूं तो सोचिए, आपके घर पे आपके पास ऐसा काफी सामान है जो आपकी फैमिली के पर्सनल यूज में आता है। जैसे सोचिए, मेरे पास घर पे कुछ फर्नीचर है, मेरे घर का सोफा सेट, मेरे घर का बेड, दूसरा और सामान, घर की चेयर्स, घर का फर्नीचर, घर की एलमीरास, ये सब कुछ मेरे पर्सनल यूज के लिए है। दोस्तों, काफी फर्नीचर मेरे ऑफिस में भी तो है। सोचिए, सोफा सेट मेरे ऑफिस में भी है, चेयर्स मेरे ऑफिस में भी है, टेबल्स, एलमीरा मेरे ऑफिस में भी है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर, जो आपके पर्सनल यूज का सामान है हम इसको आपका पर्सनल इफेक्ट मानेंगे, इस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इसको बेचते हैं और आपको प्रॉफिट होता है, दोस्तों याद रखिएगा, प्रॉफिट तो करके दिखाओ। आपके घर पर जो आपका पर्सनल यूज का सामान है, इसकी सेल पर क्या आपको कभी फायदा हो सकता है? तो दोस्तों, इसकी सेल पर इन जनरल हमें कभी फायदा नहीं होता, इस पे कभी प्रॉफिट होता ही नहीं। सोचिए, मैंने आपके घर के लिए एक सोफा सेट खरीदा 50,000 रुपीस का। इस सोफा सेट को मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं। सोचिए, आज अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप मेरा ये सोफा खरीदेंगे, तो भाई आप कहेंगे हां सर, OLX पे बेच दो। लेकिन बेटा, जब आप इसको बेचेंगे ना, तो एक बात याद रखिएगा, 50,000 का ये सोफा जिस पर मेरी फैमिली में सब लोग यूज कर चुके हैं, घर के बच्चे खूब चढ़ चढ़ के कूद चुके हैं, अब अगर मैं मार्केट में लेकर जाऊं तो सोचिए, क्या कोई मुझे इसके 55,000 रुपए देगा? आप कहेंगे सर क्यों मजाक करते हैं, वो सोफा जो नया 50,000 का है कोई पुराना 55 में क्यों खरीदेगा? ऐसे में यह सोफा आज की डेट में बिकेगा 5,000 रुपए का। दोस्तों, मेजर लॉस। घर का पुराना यूज्ड सामान आप बेच नहीं पाएंगे।
ठीक है, आपके पास आपके घर के यूटेंसिल्स, सोचिए पुराने कपड़े हैं जो आप यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन अगर ये सोचे कि भाई मैं अपने पुराने कपड़े बेच देता हूं, एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी एक पुरानी शर्ट बेचना चाहता है, तो क्या वो बेच पाएगा? दोस्तों, अगर मैं अपनी शर्ट बेचना चाहूं, अपनी शर्ट जो मैंने 5,000 रुपए की खरीदी एक बढ़िया ब्रांडेड शोरूम से, जबरदस्त, मार्केट में बेचने के लिए जाऊंगा तो इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर मैं अपनी पुरानी शर्ट बेचने के लिए जाऊंगा तो मुझे इसके बदले पैसे नहीं मिल पाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कुछ जगह पर इस तरह का सिस्टम होता है, आपने देखा होगा। आप पुराने कपड़े देकर बदले में 2 चम्मच या 1 ग्लास ले पाएंगे बस। बदले में कुछ सस्ते से बर्तन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन हां दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, यह शर्ट मैं बेच रहा हूं, मुझे फायदा नहीं हो सकता, लेकिन बाय चांस कहीं अगर यह शर्ट सलमान खान बेचना चाहें तो उनकी शर्ट इतनी सस्ती नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन दोस्तों शर्ट है, बहुत महंगी भी होगी, तो कितने की होगी? चलिए मैंने 5,000 वाली खरीदी, हो सकता है सलमान खान 50,000 वाली खरीद लें। एक डिजाइनर शर्ट, बढ़िया शानदार, 50,000 रुपीज की। ऐसे में अगर सलमान खान अपनी इस शर्ट को बेचना चाहें तो क्या बिक पाएगी? तो दोस्तों, हो सकता है आप में से भी कई लोग सलमान खान के बहुत बड़े फैन हो और आप इस शर्ट को खरीदने को तैयार हो जाएं। सलमान खान ने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने शर्ट्स को एक बार ऑक्शन किया था और इनके एक फैन ने इनकी शर्ट को 25 लाख रुपए में खरीदा। इसी तरह से आपको याद हो शायद, मोदी जी ने अपना एक सूट बेचा था, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस सूट को ऑक्शन किया गया और लाखों रुपए सूट की सेल पर मिल गए। दोस्तों, पर्सनल इफेक्ट अगर आप या मैं बेचें तो हम आम आदमी हैं, हमारे पर्सनल इफेक्ट्स या तो बिक ही नहीं पाएंगे, और अगर बिके तो फायदा तो पक्का नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा एक्टर, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ये अपने पुराने एसेट बेचना चाहें तो इनके एसेट बिक सकते हैं, इस पे फायदा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, लॉ सबके लिए समान होता है। जो लॉ मेरे लिए है वही लॉ ऋतिक रोशन के लिए है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है पर्सनल इफेक्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, इसका मतलब नहीं लगाएंगे। अब ये प्रॉफिट किसी आम आदमी को हो या किसी बड़े आदमी को, प्रोविजन सबके लिए सेम है। और सुनिए कमाल की बात, ये इनकम ना तो कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल होगी, ना ही किसी दूसरे हेड में। दिस इनकम इज सिंपली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, यह इनकम टैक्सेबल नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, कैपिटल गेन में इनकम के टैक्सेबल होने के लिए देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। तो पर्सनल इफेक्ट तो कैपिटल एसेट होते ही नहीं, इसकी सेल पर इनकम कैपिटल गेन में नहीं जाएगी, और ना ही ये पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में जा सकती है। ये इनकम टैक्सेबल नहीं की जाएगी। तो पर्सनल इफेक्ट्स, दोस्तों पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब होता है वो सामान जो मेरे पर्सनल यूज में आता है। अगर यही सामान मेरे बिजनेस यूज में आने लगे तो फिर इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए ये फर्नीचर जिसकी सेल की मैं आपसे बात कर रहा था, ये फर्नीचर मेरे घर का नहीं, मेरे बिजनेस का होता, तो बिजनेस का फर्नीचर अगर बेचेंगे तो दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं अपने ऑफिस का फर्नीचर बेचने लगूं तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर ये आपका पर्सनल इफेक्ट नहीं है, और क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है
ये आपका बिजनेस एसेट है, तो ये कैपिटल एसेट माना जाएगा। इस पर आपको कैपिटल गेन्स में टैक्स देना पड़ेगा। कैसे, ये मैं आपको जल्दी ही पढ़ाऊंगा। हां, आपके माइंड में हो सकता है सवाल आए कि जी ये कैसी अटपटी बात है, जब पुराना सोफा घर पे बेचा तो टैक्स नहीं लगाया, तो ऑफिस का सोफा बेचने में क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, फर्क पड़ता है। मैंने एक सोफा खरीदा 50,000 रुपए का घर के लिए और 3 साल यूज किया। मान लीजिए ऐसा ही सोफा मैंने ऑफिस के लिए खरीदा 50,000 का और 3 साल यूज किया। दोस्तों, ऑफिस के सोफे में और घर के सोफे में एक मेजर डिफरेंस है। यह मेरे बिजनेस यूज में आ रहा है, और क्योंकि बिजनेस यूज में आ रहा है इसीलिए इस पर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं। और क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं, तो यह 50,000 का सोफा हो सकता है मेरी किताबों में आज की डेट में, सपोज मान लीजिए 12,000 का आ रहा हो। अब यह 12,000 का सोफा हो सकता है मेरा 5,000 का बिके, और हो सकता है 15,000 का बिके। मुझे लॉस भी हो सकता है, मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिट होगा आपको टैक्स देना पड़ेगा, लॉस होगा तो चिंता ना करें, आपको लॉस की छूट मिलेगी। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के, उसका नाम है सेट ऑफ लॉसेस। इस लॉस को हम सेट ऑफ करा देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं घर के सोफे की बात करूं तो ये मेरे पर्सनल यूज में आ रहा है, और क्योंकि ये मेरे पर्सनल यूज में आ रहा है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम भी बात करेंगे अपने पास जब हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ेंगे इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी में। आप इस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। दोस्तों, घर पर यूज होने वाला सोफा मेरे पर्सनल यूज में आ रहा है, और पर्सनल यूज के खर्चे नहीं होते। एक बिजनेसमैन जब अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा कराता है तो यह उसके पीएनएल अकाउंट की डेबिट पर नहीं आता, यह उसका पर्सनल एक्सपेंस है, उसकी ड्राइंग्स है। बिल्कुल इसी तरह से घर के एसेट का डेप्रिसिएशन आप अपने पीएनएल में नहीं दिखा सकते। तो घर का एसेट 50,000 वाला मेरे लिए हमेशा 50,000 का ही रहेगा। और दोस्तों, आप अब इसे 5,000 का बेचें या 15,000 का, आप रहने वाले लॉस में ही हैं। इनकम टैक्स वालों ने सोचा कि भैया यहां तो लॉस ही लॉस है, छोड़ दो इसका पीछा, वरना टैक्स तो कोई देगा नहीं, छूट मांगने सब आ जाएंगे। इसलिए हमने पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट से निकालकर बाहर कर दिया। दोस्तों, पर्सनल इफेक्ट का एसेट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हो सकता है आप घर का सोफा सेट बेचें, हो सकता है आप अपना कोई पुराना कपड़ा बेचें, कोई क्लॉथ्स बेच दें, शर्ट बेच दें, हो सकता है आप घर के पुराने बर्तन बेच दें। लेकिन दोस्तों, इन सभी केसेस में आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यह बात इररेलेवेंट है कि आप फायदे में हैं या नुकसान में, इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एसेट महंगा भी तो हो सकता है। मान लीजिए मिस्टर राम बहुत अमीर आदमी है और इनके पास इनके घर में एक कार है, कार 1 करोड़ रुपए वाली BMW कार। अब अगर ये इस 1 करोड़ वाली कार को बेचें तो दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात दोहराऊंगा, पैसों के साथ हमारी बातें नहीं बदलती। जो बात मैं 100 रुपए के फायदे पर कह रहा था, वही बात मैं यहां पर 1 करोड़ के फायदे पर भी कहूंगा। इस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इट मस्ट बी अ पर्सनल इफेक्ट। मतलब यह कार इनके बिजनेस के लिए यूज होने वाली कार नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मिस्टर राम इस कार को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। बिजनेस का मतलब यह नहीं है कि ये इसमें टैक्सी चलाते हो। बिजनेस का मतलब यह है कि मैं अपनी कार से अपने ऑफिस जाता हूं, अपने क्लाइंट से मिलने जाता हूं, अपने कस्टमर्स से मिलने जाता हूं। इसका मतलब ये मेरे बिजनेस में यूज हो रही है। अब मैं लगाऊंगा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, और अब ये पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक पर्सन जॉब करता है, बिजनेस करता ही नहीं, तो फिर एसेट बिजनेस यूज में तो आ ही नहीं पाएगा, प्रोफेशन के यूज में तो आ ही नहीं पाएगा, वो तो जॉब करता है।
ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर ये आपका पर्सनल इफेक्ट है, आपको इस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों पर्सनल इफेक्ट सस्ता हो या महंगा, इट इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन एक इशू है, सोचिए मिस्टर राम ने अपने घर का फर्नीचर बेचा, हमने कहा घर का फर्नीचर है टैक्स नहीं लगाएंगे। घर के कपड़े बेचे, घर के बर्तन बेचे, पर्सनल यूज में आने वाला सामान बेचा, घर का, हमने कहा टैक्स नहीं लगाएंगे। सोचिए अगर इन्होंने घर ही बेच डाला तो? अगर मिस्टर राम अपना घर बेच दें तो दोस्तों घर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो बड़ा महंगा होता है। क्या इनकम टैक्स वाले इस पर टैक्स छोड़ देंगे? तो सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब भी उतना ही लॉजिकल है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इनकम टैक्स यहां पर जो आपको फायदा होगा उस पर टैक्स जरूर लेगा। कैसे? तो सुनिए, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में डिफाइन करता है मीनिंग ऑफ पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट कहते किसे हैं? इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है वो मूवेबल एसेट्स, मूवेबल दोस्तों, मूवेबल, सिर्फ मूवेबल, यहां पर इमूवेबल एसेट नहीं आते। मूवेबल एसेट्स हेल्ड बाय द असेसी, for personal use of himself or any member of his family। अपने लिए या अपने घर वालों के लिए जो एसेट आपने खरीदे वो पर्सनल इफेक्ट माने जाएंगे, उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। दोस्तों सोचिए आपके पेरेंट्स ने मान लीजिए आपको एक फोन गिफ्ट में दे दिया और वो फोन आपके पापा यूज नहीं करते। पापा ने बच्चे को फोन दिलवाया एक 10,000 रुपए वाला और उसको यूज पापा नहीं करते, बच्चा करता है। ऐसे में पापा के लिए ये एसेट क्या कैपिटल एसेट माना जाएगा? भाई देखिए पैसे तो पापा ने ही दिए हैं तो एसेट के ओनर तो पापा हुए। आप भले ही यूज कर लें, आप भले ही पापा को दिखाएं ना अपना फोन, लेकिन एसेट का मालिक देखा जाए तो पापा हैं। ऐसे में अगर बाय चांस आप अपना फोन बेचें और बाय चांस इस पर फायदा हो जाए तो क्या आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? आंसर इज नो। एसेट असेसी यूज करे या उसकी फैमिली का कोई मेंबर, यह पर्सनल इफेक्ट माना जाएगा और पर्सनल इफेक्ट की सेल पर होने वाले प्रॉफिट पर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। बस एक शर्त है, इट मस्ट बी अ मूवेबल एसेट। तो इसमें कभी भी आपका घर नहीं आएगा। अगर आप घर बेचेंगे तो घर होता है इमूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। मूवेबल एसेट बेचेंगे तो यह आपके लिए पर्सनल इफेक्ट माना जा सकता है और शायद आपको इस पर टैक्स ना देना पड़े। अगर यह पर्सनल इफेक्ट हुआ तो अब एक प्रॉब्लम है। सोचिए दोस्तों, जैसा हमने बात की हम पर्सनल इफेक्ट्स की सेल के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। अब अगर मैं पर्सनल इफेक्ट्स की बात करूं तो पर्सनल इफेक्ट तो कुछ कीमती एसेट्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे एसेट भी हो सकते हैं जिनकी सेल पर हमें बड़ा फायदा होता है। जैसे सोचिए मिस्टर राम के पास उनके घर पर कुछ ज्वेलरी है। अब सवाल यह उठता है कि यह ज्वेलरी ये भी तो पर्सनल यूज में आएगी। अगर मैं ज्वेलरी की सेल करूं तो क्या ज्वेलरी की सेल पर होने वाला प्रॉफिट हमारे लिए टैक्सेबल किया जाएगा? अगर एक पर्सन ज्वेलरी बेच रहा है, ज्वेलरी, तो क्या ज्वेलरी की सेल पर होने वाला प्रॉफिट टैक्सेबल किया जाएगा?
दोस्तों याद रखिएगा, ज्वेलरी पर्सनल यूज में आती है, और पर्सनल यूज में आती है तो क्या इसको मैं अपना पर्सनल इफेक्ट मान लूं? दोस्तों घर पर खास तौर पर आप मम्मी से पूछ सकते हैं, ज्वेलरी से लेडीज को तो खास अटैचमेंट होता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन, उसके पास ज्वेलरी है, ज्वेलरी, तो ये ज्वेलरी बिजनेस यूज में तो आती ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज में आती है। जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो मम्मी अपना स्पेशल वाला सेट पहनकर जाती हैं, मान लीजिए कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख, 5 लाख का सेट पर्सनल यूज के लिए है। ऐसे में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इस 5 लाख वाले ज्वेलरी सेट को, जो उन्होंने 10 साल पहले खरीदा था, या 10 साल क्यों, मान लेते हैं सिर्फ 1 साल पहले खरीदा था, आज की डेट में 6 लाख का बेच दें आफ्टर 1 ईयर, तो यहां तो 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। दोस्तों सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, क्या इनकम टैक्स वाले इस 1 लाख रुपए के फायदे को छोड़ देंगे? क्या वो इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे? दोस्तों हमने घर के सामान पर टैक्स इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहां तो हमेशा नुकसान होता है, लेकिन ज्वेलरी, दोस्तों ज्वेलरी की सेल पर प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि आपको फायदा होगा। यह तो बड़ी महंगी चीज है। ऐसे में इनकम टैक्स वाले फायदे की चीज पर टैक्स लगाना छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो लॉ मेकर्स ने बड़ी चालाकी से कहा कि हम पर्सनल इफेक्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन लॉ मेकर बड़े चालाक होते हैं, उन्होंने इसकी कुछ एक्सेप्शंस बनाई, एक्सेप्शंस टू पर्सनल इफेक्ट्स। उन्होंने कहा सर कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जो पर्सनल इफेक्ट माने ही नहीं जाएंगे। फॉलोइंग एसेट्स shall not be treated as personal effects. इनको पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा, एंड देयरफॉर such assets shall be treated as कैपिटल एसेट्स। इनको कैपिटल एसेट माना जाएगा, और क्योंकि ये कैपिटल एसेट माने जाएंगे, इसीलिए याद रखिएगा आपको इस पर टैक्स देना होगा, इस पे आपको टैक्स देना होगा। तो दोस्तों ये एसेट जिनके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास पर्सनल इफेक्ट नहीं माने जाएंगे, और क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट नहीं होंगे तो ये कैपिटल एसेट होंगे, और कैपिटल एसेट होंगे तो इनकी सेल पर होने वाले प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये कौन से एसेट्स हैं, तो सुनिए, ज्वेलरी। अगर आपने ज्वेलरी की सेल की तो ज्वेलरी की सेल पर होने वाले प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना होगा। दोस्तों इसी तरह से सोचिए, हो सकता है कि आपके पास कोई पेंटिंग हो, सोचिए हमारे यहाँ कई बड़े फेमस पेंटर्स हैं, इंडिया की ही अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े पेंटर्स हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूं, लेट मिस्टर एम.एफ. हुसैन का। कमाल के पेंटर, महान पेंटर,
जो पेंटिंग्स बनाते थे करोड़ों की होती थी। हमारी समझ में भले ही ना आए कि इन्होंने क्या बनाया, लेकिन ये कमाल की पेंटिंग्स बनाया करते थे। ऐसे में इनकी एक एक पेंटिंग 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ की बिका करती थी। सोचिए, इनकी ये पेंटिंग्स जो इतनी महंगी हैं, एक आदमी ने 3 करोड़ की खरीद के 5 करोड़ की बेची, तो क्या आपको लगता है कि इनकम टैक्स वाले इनका टैक्स छोड़ देंगे? सवाल ही नहीं उठता। इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर इसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। इसी तरह से और कई बड़े बड़े पेंटर्स, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो लेट मिस्टर एस.एच. रजा का, सैयद हामिद रजा। इंडिया की आज तक की सबसे महंगी पेंटिंग सौराष्ट्र, सोल्ड फॉर 16 करोड़ रुपीज। दोस्तों 16 करोड़ रुपए। मुझे तो जीरो सोचने के लिए 16 सेकंड लगाने पड़ेंगे कि कितने लगाऊं। 16 करोड़ रुपए की पेंटिंग इनकी बनाई हुई बेची गई। दोस्तों इसी तरह से और बहुत बड़े बड़े पेंटर्स, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो राजा रवि वर्मा। पुराने जमाने के बड़े फेमस पेंटर। इनकी पेंटिंग्स करोड़ों रुपए की बिका करती हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब नीरव मोदी हमारे देश से भागे थे, तो उनके घर पर ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स ने छापा मारा और उनके घर में लगी हुई 100 करोड़ रुपए की पेंटिंग्स बरामद की। 100 करोड़ रुपए दोस्तों, 100 करोड़ रुपीस की पेंटिंग्स घर के अंदर लगी हुई थी। ये 100 करोड़ रुपए की पेंटिंग्स ऑक्शन की गई। मुद्दा यह है कि सोचिए, क्या इन 100 करोड़ की पेंटिंग्स पर इनकम टैक्स वाले टैक्स छोड़ देंगे? सवाल ही नहीं उठता। अगर आपके पास कोई पेंटिंग है, कोई ड्राइंग है, यह आपके लिए आपका पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा, आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट पुराने जमाने की हाथ से लिखी हुई किताबें, हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां, हाथ से लिखे हुए लेटर्स, या जरूरी नहीं है पुराने जमाने के, आज के भी तो हो सकते हैं। जब भी कोई बड़ा लेखक अपना कोई नॉवल लिखता है दोस्तों, वो डायरेक्टली प्रिंटिंग प्रेस पर प्रेस नहीं होता, प्रिंट नहीं होता। पहले उसका मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, फिर उस मैन्युस्क्रिप्ट से हम अपने पास नॉवेल्स बनाते हैं, छापते हैं। अगर कोई नॉवल बड़ा जबरदस्त हिट हो जाए तो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट लाखों करोड़ रुपए में बिक जाती है। ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर ज्वेलरी, पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट, ये हमारे पास आपके पर्सनल इफेक्ट नहीं माने जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है एटसेट्रा, आपके पास कोई एंटीक हो सकता है, आपके पास कोई पुराने जमाने की मूर्तियां हो सकती हैं, ये सब हमारे लिए पर्सनल इफेक्ट की कैटेगरी में कवर नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर आप ज्वेलरी बेचेंगे, पेंटिंग्स बेचेंगे, ड्राइंग्स बेचेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स बेचेंगे, तो ये सब हमारे लिए टैक्सेबल किया जाएगा। इसके सेल पर होने वाला प्रॉफिट हमारे पास टैक्सेबल होगा। दोस्तों यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूं, और वो ये कि जैसा भी हमने कहा ज्वेलरी, सोचिए व्हाट इज ज्वेलरी। ज्वेलरी की सेल पर होने वाले प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना होगा। तो सवाल ये उठता है कि ज्वेलरी कहते किसे हैं? क्या ज्वेलरी का मतलब होता है गहने? दोस्तों ऑर्नामेंट्स। यह शब्द बड़ा लिमिटेड मीनिंग रखने वाला है। आभूषण मतलब मम्मी जो गले में नेकलेस पहनती हैं, हाथों में कंगन पहनती हैं, दैट इज ऑर्नामेंट्स। हम क्या सिर्फ ऑर्नामेंट्स की सेल पर होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगाएंगे? तो नहीं दोस्तों, एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न, ज्वेलरी का मतलब सिर्फ ऑर्नामेंट्स से नहीं होता। ज्वेलरी कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो किसी प्रीशियस
या सेमी प्रीशियस, मेटल से बनी हो या स्टोन से बनी हो। मतलब मान लीजिए आपके पास गोल्ड का सेट नहीं, गोल्ड के कॉइन्स हो या गोल्ड बिस्किट्स हो, इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इट इज ऑल्सो ज्वेलरी। अब भाई सोने के सिक्के में गले में तो पहन नहीं सकता, इनकम टैक्स क्या कहता है सर, कोई बात नहीं, गले में नहीं पहन सकते लेकिन है तो सोने का ना। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो गोल्ड की, प्लेटिनम की, सिल्वर की बनी हुई है या फिर उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात लगे हुए हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर ये हमारे पास कैपिटल एसेट माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन इस सोने से कोई ऐसी चीज बनवा ले जो हमारे पास ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में ना हो। जैसे मान लीजिए आप गोल्ड से अपनी कार बनवा लें, तो दोस्तों अब ये कार नहीं रही, अब ये ज्वेलरी हो गई है। मान लीजिए मैं अपने पास एक शर्ट बनाऊं, शर्ट, और उस शर्ट के बटन्स की जगह पर मैं अपने पास डायमंड लगवा दूं। ऐसे में मान लीजिए एक बहुत अमीर आदमी, उन्होंने शर्ट बनाई 10,000 रुपए की और उसके बटन लगा दिए 10 करोड़ रुपए के डायमंड्स के। तो नाउ एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न, अब ये शर्ट नहीं है, अब ये शर्ट ज्वेलरी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। अब इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स क्या कहता है सर, ये हमारे पास अब टैक्सेबल किया जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो ज्वेलरी की सेल पर आपको जो भी प्रॉफिट होगा इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने पास कैपिटल एसेट की। कैपिटल एसेट में हमने सबसे पहले अपने पास कहा कि कैपिटल एसेट में सारे एसेट्स आते हैं इन एक्सेप्शंस को छोड़कर जो हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कैपिटल एसेट में स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, कैपिटल एसेट में पर्सनल इफेक्ट्स नहीं आएंगे। अब सुनिए तीसरी एक्सेप्शन कैपिटल एसेट की, अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड मतलब खेत, तो दोस्तों खेत को कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। बस अगर मैं यहीं पर रुक जाऊं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए मिस्टर राम के पास एक प्लॉट है और ये प्लॉट दिल्ली में है। मिस्टर राम के पास एक बड़ी सी जमीन है दिल्ली में, वैल्यूड एट 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपीस की जमीन ये बेचना चाहते थे। बेचेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा, इन्होंने कहा बस प्रॉफिट पे टैक्स बचाने का रास्ता मिल गया। इन्होंने कहा भाई एक काम करो, इस लैंड के ऊपर जो इनके पास दिल्ली में है खेतीबाड़ी शुरू कर दो, और खेतीबाड़ी करते ही ये हो जाएगा एग्रीकल्चरल लैंड, टैक्स से बच जाएंगे। इनकम टैक्स ने कहा बेटा हमें पागल मत बनाओ, हम इस पे आपको टैक्स छोड़ने वाले नहीं हैं। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, एग्रीकल्चरल लैंड पर टैक्स नहीं लगाएंगे अगर वो सिचुएटेड नहीं होगा इन अर्बन एरिया। अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में है आपको टैक्स से कोई बचा नहीं सकता, लेकिन अगर यही एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में नहीं है, अर्बन एरिया में नहीं है तो कहां है दोस्तों, रूरल एरिया में। तो अगर रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड है तो हम उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अगर आपके पास किसी रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड है और आप उसको बेचते हैं तो यह हमारे पास टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन
एक बात याद रखिएगा, गांव को गांव कह देने से हम गांव नहीं मानेंगे। रूरल एरिया मतलब ये नहीं कि अच्छा मेरा गांव जहां मेरे दादाजी रहते हैं। अर्बन एरिया और रूरल एरिया को इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन करता है। और ये अर्बन एरिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अर्बन एरिया का मतलब होता है वो एरिया जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 10,000 हो। बस सारे सपने चकनाचूर। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एरिया है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है ना दोस्तों, इनकम टैक्स के हिसाब से वो गांव नहीं है, रूरल एरिया नहीं है, वो एक अर्बन एरिया है। और यहां पर सिचुएटेड एग्रीकल्चरल लैंड पर अगर आपको सेल पर कोई प्रॉफिट होता है, आपको टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों 10,000। अगर किसी बड़े शहर की बात करें ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलोर, तो 10,000 लोग शहर में नहीं दोस्तों, कॉलोनी में रहते हैं। एक छोटी सी कॉलोनी की पॉपुलेशन 10,000 को एक्सीड कर जाती है। 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन पूरे के पूरे एरिया की, पूरी सिटी की, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। अगर आप कहीं दूर किसी रिमोट एरिया में जाएं तो वहां पर गांव के अंदर रहने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आपको ऐसे कई गांव मिलेंगे जहां 200, 500, 1000, 2000, 5000 पॉपुलेशन है पूरे गांव की। ऐसी जगह को हम रूरल एरिया काउंट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके गांव की पॉपुलेशन 11,000 है तो दोस्तों, एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न, ये अर्बन एरिया माना जाएगा और आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी ऐसी एरिया में सिचुएटेड लैंड बेच रहे हैं जहां पर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, देन इट इज टैक्सेबल, आपको इस पर टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आप अपने पास कोई ऐसी लैंड बेच रहे हैं जो सिचुएटेड है किसी एरिया में जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तो हम आपका टैक्स माफ करने को तैयार हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सोचिए दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली का। और 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, ये मैंने ड्राइंग बनाई, थोड़ी ड्राइंग खराब है, इसलिए आप ड्राइंग पे नहीं मुद्दे पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मान लीजिए दिस इज दिल्ली और यह है दिल्ली का बॉर्डर। जब हम दिल्ली के बाहर जाते हैं तो दिल्ली के बाहर एक जगह पर है नोएडा, दूसरी साइड है गाजियाबाद, तीसरी साइड है फरीदाबाद और चौथी साइड है गुड़गांव। दोस्तों, 1 मिनट के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि दिल्ली के बाहर कुछ नहीं है, जंगल है, खाली पड़ा है। दोस्तों, ऐसे में सोचिए, दिल्ली हैविंग अ ऑफिशियल पॉपुलेशन ऑफ 1.8 करोड़, गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 1,80,00,000 से ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। अनऑफिशियली कितने रहते हैं यह तो बस भगवान ही बता सकता है, किसी को नहीं पता। दोस्तों, कितने बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली के हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं, यहां यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं। कितने लेबर ऐसी है जो यहां पर रहती है और दोस्तों उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, सरकार को भी नहीं पता ऐसे कितने लोग होंगे। ऑफिशियली 1,80,00,000। सोचिए, दिल्ली के बाहर 1 मिनट के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी नहीं, नथिंग, खाली पड़ा है, जंगल है। ऐसे में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन दिल्ली के बाहर निकलकर बॉर्डर को क्रॉस करके ठीक बाहर जमीन खरीद लेता है, तो क्या आप यह कहेंगे कि वो किसी रूरल एरिया में खड़ा है, किसी गांव में खड़ा है? तो नहीं, दिस इज रॉन्ग, ऐसा कहना गलत होगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर, हम जब भी शहर के बाहर निकलते हैं ना, तो कुछ स्पेसिफाइड डिस्टेंस तक हम ये मानकर चलते हैं कि अभी आप
शहरी इलाके में ही हैं, अभी आप अर्बन एरिया में ही हैं। मतलब मान लीजिए आप जिस अर्बन एरिया में हैं, हैविंग पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है, बट अप टू 1 लाख है। दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख तक है, वो खुद तो अर्बन एरिया है ही, इसके अलावा उसके बाहर अप टू अ रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स अर्बन एरिया ही माना जाएगा। मतलब मान लीजिए मैं एक ऐसे गांव का एग्जाम्पल लूं जिसकी पॉपुलेशन है सपोज 40,000। 40,000 की पॉपुलेशन वाले गांव से जब आप बाहर निकलेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर 2 किलोमीटर की दूरी तक जितनी भी जमीन होगी, 2 किलोमीटर दोस्तों, 2 किलोमीटर, वो अर्बन एरिया की जमीन ही मानी जाएगी। और जब आप उसको बेचेंगे आपको उसकी सेल पर होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा। हां, 2 किलोमीटर के आगे जाकर जो जमीन है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानी जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा प्रॉफिट ऑन सेल पर। अगर मान लीजिए आपका जो सिटी है वो ज्यादा बड़ी है, पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है, बट अप टू 10 लाख है, 1 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख तक इनकम टैक्स कहता है सर अप टू 6 किलोमीटर। अब जगह बड़ी हो गई ना, डिस्टेंस भी बढ़ा दिया। 6 किलोमीटर के डिस्टेंस तक हम ये मानकर चलेंगे आप अर्बन एरिया में हैं। और अब अगर इस एग्रीकल्चरल लैंड को आप बेचते हैं, इसकी सेल पर होने वाले प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, मान लीजिए हम बात करें किसी बहुत बड़े शहर की, बहुत बड़ा शहर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, सूरत, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है 10 लाख से भी। तो अगर पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है तो इनकम टैक्स कहता है सर शहर से निकलने के बाद अप टू 8 किलोमीटर हम ये मानकर चलेंगे कि अर्बन एरिया है। अप टू 8 किलोमीटर अर्बन एरिया माना जाएगा। 8 किलोमीटर के बाद का जो इलाका है रूरल एरिया होगा, प्रोवाइडेड उस इलाके की अपनी पॉपुलेशन 10,000 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो अगर दिल्ली के बाहर कुछ ना हो और दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल हो, मुंबई के बाहर बस जंगल ही जंगल हो, और किसी बड़े शहर के बाहर कुछ ना हो, तो भी 8 किलोमीटर तक अर्बन एरिया माना जाएगा। 8 किलोमीटर के बाद का जो खाली इलाका होगा उसी को रूरल एरिया माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास बात हो गई एक्सेप्शन नंबर 3 की। तो एग्रीकल्चरल लैंड नॉट सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, ये हमारे पास एक्सेप्शन में आ गया। ये हमारे लिए कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, बार बार मैं आपको याद दिला दूं, जो कैपिटल एसेट नहीं है उसकी सेल पर होने वाले प्रॉफिट पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब आइए चौथी एक्सेप्शन पर। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड किसे कहते हैं दोस्तों? मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है और उस पर्सन के पास गोल्ड है, गोल्ड, ढेर सारा गोल्ड, सोना ही सोना। सोचिए अगर आपके पास 1 किलो गोल्ड होता, 1 किलो सोना, आप 1 किलो सोने के मालिक होते, तो बताइए अगर आपके पास 1 किलो गोल्ड है तो यह अच्छी बात होगी
या बुरी बात होगी? गर्ल्स तो खास तौर पर मेरी बात सुनकर खुशी हो गई, बेटा मानना था, है नहीं, या क्या पता हो भी, भगवान करे हो आपके पास, मेरे पास तो नहीं है। ऐसे में सोचिए, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास अगर 1 किलो गोल्ड है तो बताइए ये अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी? तो आप फौरन कहेंगे सर बहुत अच्छी बात होगी, काश हमारे पास भी हो। बेटा मैं भी यही कहता हूं, काश मेरे पास भी हो, लेकिन ऐसे कहने से अगर आने लगता तो मैं तो कहता ही रहता। अगर आपके पास 1 किलो गोल्ड है तो याद रखिएगा यह बहुत बुरा है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपने घर पर 35 लाख रुपीस का गोल्ड खरीद कर तिजोरी में बंद करके रख दिया। तो दोस्तों आपने हमारे देश के 35 लाख रुपए के 35 लाख रुपए तिजोरी में बंद कर दिया। अगर यही पैसा बाहर मार्केट में होता, बिजनेस में लगा होता, सोचिए देश का कितना विकास होता। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाउस होल्ड कंजम्पशन गोल्ड की इंडिया में होती है। इंडिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड का। हर साल कई हजार लाख करोड़ रुपए हमारे देश से बाहर चले जाते हैं क्योंकि हमें गोल्ड खरीदना होता है। दोस्तों इससे हमारे देश को बड़ा नुकसान होता है। लोगों ने अपने घर के अंदर तिजोरियों में सोना भर रखा है। हम चाहते हैं यह सोना बाहर निकले, और इस सोने को बाहर निकालने के लिए क्या करें? सरकार एक स्कीम लेकर आई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड की। उसने लोगों से कहा कि सर आपके पास जितना भी सोना है ना वो हमें दे दो, गोल्ड दो और बदले में सर्टिफिकेट लो। तो आप कहेंगे सर कैसी अटपटी बात करते हो, सोने का सेट गले में पहना जाता है, सर्टिफिकेट गले में टांग के थोड़ी घूमूंगा, फायदा क्या होगा? दोस्तों आइए मैं आपको फायदा बताता हूं। सोचिए आपके पास अगर 1 किलो सोना है और आपने उसे अपने घर के अंदर तिजोरी में बंद करके संभाल के रखा है, तो आफ्टर 1 ईयर वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर क्या हो गया, कैसे अटपटे सवाल कर रहे हो, 1 साल बाद ये सोना 1 ही किलो रहेगा, बढ़ेगा थोड़ी। सरकार ने कहा बेटा सर्टिफिकेट ले लो, ये बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? सरकार ने कहा कमाई के जरिए। सरकार ने कहा आप हमें सोना दो, बदले में सर्टिफिकेट लो, और इस सर्टिफिकेट पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट। दोस्तों यह स्कीम भारत सरकार ने सबसे पहले 1989 में निकाली थी, और उस टाइम पर सरकार ने लोगों से कहा आप हमें सर्टिफिकेट दो और इस सर्टिफिकेट का जो भी अमाउंट होगा हम आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। यह स्कीम 89 में आई, 91 में आई, 1999 में आई। फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये स्कीम लेकर आए 2015 में। 2015 में जब ये स्कीम आई उस टाइम पर उन्होंने लोगों से कहा कि आप हमें सर्टिफिकेट गोल्ड दे दीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, और अलग अलग टाइम पर इस सर्टिफिकेट के ऊपर 2% से लेकर 6.5% तक का इंटरेस्ट ऑफर किया गया। हमने कहा सोना दो, सर्टिफिकेट लो और इस सर्टिफिकेट पर इंटरेस्ट कमाओ। मैंने कहा जी पहली बात जो फायदे की हुई वो ये, आप गोल्ड से कुछ कमाई नहीं कर सकते, आप इस सर्टिफिकेट से पैसे कमा सकते हैं। लोगों ने कहा जी ऐसा है, अगर इंटरेस्ट ही कमाना होता तो एफडी करवा लेते। तो एक दूसरा फायदा दिया गया, एफडी के इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट को हमने टैक्स फ्री कर दिया। हमने कहा बेटा टैक्स नहीं लगाएंगे। दोस्तों पहला फायदा इस सर्टिफिकेट का, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा फायदा, इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों तीसरा फायदा, बहुत पुराने जमाने में 2015 से पहले, अब तो 5 साल हो गए, हमारे यहां एक टैक्स हुआ करता था वेल्थ टैक्स।
लोगों को अपनी संपत्ति पे देना होता था। आपके पास जितना सोना है वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा। बच्चों, उस टाइम पर सरकार ने कहा अगर आपके पास ये गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट है आपको वेल्थ टैक्स से छूट दे दी जाएगी। और चौथा, सबसे कमाल का फायदा, बच्चों सरकार ने कहा बेटा इन सर्टिफिकेट को ना हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। और क्योंकि कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर कैपिटल गेन में टैक्स नहीं लगेगा अगर आपने कभी इन सर्टिफिकेट्स को बेचा तो। आप जब भी इन सर्टिफिकेट्स को बेचोगे आपके प्रॉफिट पर टैक्स लगाया ही नहीं जाएगा। जबरदस्त स्कीम, जबरदस्त। सरकार यह चाहती है कि आप इस सोने को सरकार को दे दें और बदले में लें सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट अपने पास होल्ड करें। बहुत ही कमाल की स्कीम, जबरदस्त स्कीम। हर सरकार ने इसे बड़ा प्रमोट किया। जब से ये स्कीम आई, जब ये स्कीम आई, इसे बड़ा प्रमोट किया गया। लेकिन एक दुख की बात है, आज तक कभी हमारे देश में यह स्कीम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हमारे देश में कोई भी आदमी गोल्ड देकर बदले में सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता। अगर आप टेस्ट करना चाहें तो एक बार मम्मी से कह के देख लेना, रात को खाना पक्का नहीं मिलेगा। मम्मी से कहना मम्मी गोल्ड दे दो, सर्टिफिकेट लाकर दूंगा, तो मम्मी कहेंगे बेटा गोल्ड लेने की बात छोड़ो, आज रात को खाना नहीं मिलेगा। हमारे देश में परेशानी यह है बच्चों कि हमारे यहां जो सोने के कंगन होते हैं ना, वो सोने के कंगन नहीं होते, दे आर मां के कंगन। और मां के कंगन के बदले सर्टिफिकेट लिया तो माता जी नाराज हो जाएंगी। वी हैव सेंटिमेंटल वैल्यूज अटैच्ड टू द गोल्ड। सरकार जब आपसे कंगन लेगी ना और सर्टिफिकेट देगी तो उन कंगनों को गलाकर वो उसके गोल्ड ब्रिक्स बना लेगी, सोने की ईंटें बना लेगी। गवर्नमेंट अपने खजाने में सोना कंगन की फॉर्म में नहीं रखेगी बल्कि गोल्ड ब्रिक्स की फॉर्म में रखेगी। आपको वो कंगन कभी वापस नहीं मिल पाएंगे। और वो कंगन जो दादी को उनकी सासू माँ ने, फिर उन्होंने मम्मी को, और मम्मी अपनी बहू रानी को देंगी, अगर सरकार ने गला दिए तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये स्कीम्स हालांकि हमारी सरकार ने कई बार निकाली लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर भी हम कोशिश करते हैं, बार बार लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ये सोना हमें देकर बदले में लोग सर्टिफिकेट ले लें ताकि हमारे देश का वो कई लाख करोड़ रुपया जो घरों में तिजोरियों में बंद है हमारी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में मिल सके। लेकिन 2015 में एक बड़ी जबरदस्त स्कीम गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड के साथ ही हमारी सरकार ने निकाली और वो स्कीम थी आरबीआई के डिपॉजिट बॉन्ड्स। issued in gold, monetization, स्कीम 2015। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि कई लोग गोल्ड परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से। उनका पर्पस ज्वेलरी खरीदना नहीं होता, वो गोल्ड के सिक्के खरीद के रख लेते हैं, बिस्किट खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड पे रिटर्न्स बड़े अच्छे मिलते हैं। ऐसे लोगों को सरकार ने टारगेट किया और उनसे कहा बेटा आप अगर गोल्ड खरीदना चाहते हो तो एक काम करो, आप मेटल वाला गोल्ड मत खरीदो, आप पेपर गोल्ड खरीदो। आप हमसे गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लो जिनकी मार्केट में वैल्यू ठीक वही होगी जो गोल्ड की होगी, और आपको फिजिकल गोल्ड के बदले हम इस गोल्ड के बराबर सर्टिफिकेट दे देंगे। इससे सरकार को ढेर सारे पैसे मिले और बदले में सरकार को कुछ भी नहीं देना पड़ा। अब हो सकता है आपके माइंड में आए कि सर ये कैसा अटपटा सर्टिफिकेट है, ऐसा कैसे हो सकता है सर्टिफिकेट की वैल्यू गोल्ड के बराबर।
बच्चों हो सकता है। सोचिए, मेरी जेब में एक 100 रुपए का नोट है, एक 500 रुपए का नोट है, एक 2000 रुपए का नोट है। बताइए, 100 रुपए वाला नोट, 500 रुपए वाला नोट और 2000 रुपए वाला नोट कितने का चलेगा? तो आप कहेंगे भाई आज पता नहीं सर को क्या हो गया, अटपटे सवालों की झड़ी लगा दी। ये कैसा सवाल हुआ? बच्चे से भी पूछेंगे तो बता देगा 100 रुपए वाला नोट 100 रुपए का चलेगा, 500 वाला नोट 500 का चलेगा, 2000 वाला नोट 2000 का चलेगा। बच्चों मेरा सवाल है, ऐसा क्यों? सोचिए, ये सभी नोट एक कागज के ऊपर प्रिंटेड है, इनके लिए कुछ इंक यूज की गई है। जो पेपर हमारे नोट के लिए यूज होता है, अगर मैं आपको उससे भी शानदार जबरदस्त पेपर ला कर दूं, जो इंक यूज होती है उससे भी बेहतरीन इंक ला कर दूं और एक 2000 के नोट की फोटोकॉपी करके आपको दूं, तो बताइए क्या आप उस फोटोकॉपी वाले नोट के लिए मुझे 2000 रुपए देंगे? आप कहेंगे सर सवाल ही नहीं उठता, ऐसे नोटों से तो हम बचपन में खेला करते थे। ऐसे में सोचिए, इस 2000 के नोट की वैल्यू 2000 की क्यों है? बच्चों इसलिए है क्योंकि इस पे हमारी भारत सरकार की बैकिंग है, इस पर हमारे आरबीआई के गवर्नर के साइन है, उनकी प्लेज है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ ₹2000। ऐसे में सोचिए, अगर यही भारत सरकार एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाए जिसमें कहे कि जी इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, आपको इसके बदले 10 लाख रुपए देंगे, तो बच्चों मैं उसके लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार हो जाऊंगा। यह वादा मेरा किया हुआ नहीं है, किसी नेता का किया हुआ नहीं है, भारत सरकार कह रही है। ऐसे में इन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स की, इन गोल्ड बॉन्ड्स की वही वैल्यू होती है जो मार्केट में गोल्ड की होती है। एंड इट इज वेरी कॉमन, आप किसी भी बैंक में जाइए, आपको वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए मिलेंगे कि जी आप हमसे गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लो। आप पेटीएम के जरिए ये गोल्ड खरीद सकते हैं, पेटीएम गोल्ड, ठीक है। ऐसे में अलग अलग एप्स, अलग अलग बैंक्स इन सर्टिफिकेट्स को बेचते हैं। ये सारा पैसा सरकार के पास जाता है और सरकार इन लोगों को बदले में कुछ नॉमिनल सा कमीशन दे देती है। सोचिए, ऐसे हमारे देश की इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। घरों की हाउस होल्ड सेविंग हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट होगी और इस फायदे को देखते हुए सरकार ने कहा गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015 के तहत आप जितने भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट खरीदेंगे हम उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, आपको इसमें छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप डिपॉजिट बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास टैक्सेबल नहीं होंगे। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे पास बात हो गई डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स की, डिपॉजिट बॉन्ड्स की। डिपॉजिट बॉन्ड के बारे में आगे हमें अपने मेन टॉपिक में भी चर्चा करनी है। डिपॉजिट बॉन्ड भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि बात निकली है इसलिए मैं बता दूं। एक वो होते हैं जो अगेंस्ट गोल्ड मिलते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अगेंस्ट कैश या मनी मिलते हैं। इसको तो इनकम टैक्स ने फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिया। और बच्चों इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जिसके बारे में हमें आगे चलकर डिस्कस करना है। तो जब हम इस पर पहुंचेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सेप्शंस हो गई कैपिटल एसेट की, ठीक है। तो हमने अपने पास जो बात की उसमें हमने अपने पास सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्ज डिस्कस किया, फिर हमने अपने पास मेथड ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया,
फिर हमने अपने पास मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट डिस्कस किया। तो ये हमारे पास हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हो गए कैपिटल गेन्स के। इसी को हम अपने पास अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हमारा कंसेप्ट हम यहीं पर रोकते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय।